ध्यान दो इसमें, ये जो फिगर अभी हम बनाए हैं इसमें ध्यान देंगे सभी लोग। 4 बिंदु लिए हैं, ए सी बी डी देख रहे हैं 4 बिंदु, और उस फिगर में भी 4 बिंदु हैं। अब थोड़ा उसमें और इसमें देखो कोई अंतर है कि नहीं है। तो इसमें अंतर देख रहे हैं कि एसी भुजा है, 3 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो उसमें भी तो एसी था, 3 ओम का लगा ही था। ये सी और बी भुजा है, सी और बी के बीच देख रहे हैं 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि बी जो डी है, बी और डी उसमें देखो 4 ओम का ये रेजिस्टेंस लगा ही है। फिर हम देख रहे हैं ये सी और डी, तो बिंदु सी और डी के बीच कितने ओम का, तो 10 ओम का लगा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वो जो फिगर है बिल्कुल वैसा ही फिगर ये भी है, बिल्कुल जैसे हुआ है वैसे ही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध और थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो देख रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच एक बैटरी, एक सेल जोड़ रहा है, कितने वोल्ट का, तो 4 वोल्ट का। तो इसमें एक बैटरी हम लगा रहे हैं, बैटरी का ये प्लस और ये है माइनस, और इस बैटरी का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है स्मॉल आर का भी मान दे रहा है, स्मॉल आर इक्वल्स टू 0.4, और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो 4 वोल्ट का है। कह रहा है कि ए और बी के बीच जोड़ा जाए तो विभिन्न परिपथों में बहने वाली वैद्युत धाराओं का भी हमें पता करना है। तो देखो इसमें अभी तुम लोगों को हम बता रहे थे, इसी लेसन में बताया है कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का यदि अनुपात बराबर है तो सेतु क्या है, संतुलन की स्थिति में है। और सेतु की संतुलन स्थिति में ये विकर्ण में जो धारा होती है शून्य होती है। तो यदि संलग्न भुजाओं में ये सी संलग्न सीबी भुजा है तो इसमें जो प्रतिरोध लगे हैं इनका अनुपात यदि बराबर होगा तो ये विकर्ण में कोई धारा नहीं होगी। तो ये 3/6 करेंगे तो हो जाएगा 1/2, और जब 2/4 करेंगे तो यह भी 1/2 होगा। मतलब P/Q इक्वल टू R/S हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। मतलब ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है ये, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज। तो संतुलित जब व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसको हम परिपथ में नहीं लेंगे। तो परिपथ में नहीं लेंगे क्योंकि इसमें धारा शून्य है, इससे मतलब भी नहीं है। तो अब इससे जो धारा I एम्पियर की होगी तो I एम्पियर की धारा यहाँ पर 2 भागों में बटेगी। इस 3 ओम में I1 एम्पियर की और इसमें धारा रहेगी I2। ये 2 ओम से होते हुए चूंकि CD परिपथ में धारा क्या है I3 इक्वल्स टू 0 क्यों है, क्योंकि ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं रहता तो I3 का भी मान कुछ अवश्य होता, उसको हम लिखते हैं। लेकिन देख रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है, अर्थात ये है संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज, विकर्ण में कोई धारा नहीं होगी। अब जब इसमें धारा नहीं है तो I1 धारा ठीक है होते हुए इधर तो आएगी नहीं, और 6 ओम में वही धारा आएगी I1 होते हुए संधि B पर पहुंचेगी धारा, और ये D से जो I2 धारा आ रही है ये D से आगे 4 ओम से होते हुए फिर I2 धारा यहाँ आ जाएगी, और ये I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। अब इसमें हमें I1 I2 का मान बताना है और AB के बीच तुल्य प्रतिरोध का भी पता करना है। तो देखो ये जान रहे हैं कि 3 ओम और ये 6 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि इसका दूसरा सिरा इसके पहले से जोड़ा गया है। तो ये श्रेणी क्रम में तो R बराबर होता है R1 प्लस R2, तो ये 3 और 6 कितना होगा, 9 हो जाएगा। फिर ये 2 और 4 ये भी श्रेणी क्रम में होंगे, तो ध्यान देना इस तरह से श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में करेंगे। ये 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, 2 प्रतिरोध 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, और नीचे वाला जो 2 रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम और 4 ओम का ये भी श्रेणीबद्ध है, 2 ओम और 4 ओम के दोनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में, और ये बिंदु ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तुल्य प्रतिरोध 9 ओम, मतलब ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 6 3 9, और ये 4 2 कितना होगा 6, ये 6 ओम होगा। बिंदु और ए और बी के बीच जब हम देखेंगे प्रतिरोध को, तुल्य प्रतिरोध को, तो अब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बता सकते हैं कि 9 ओम और 6 ओम किस क्रम में होगा, तो इन पैरेलल होगा, समांतर क्रम होगा।
बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल्स 1/R इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/6 या 1/R इक्वल्स ये 9 होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ कितना होगा तो 9 इसका नहीं होगा, ये 9 है और 6 है 18 होगा इसका। 18 जब लेंगे तो ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 6 18 होगा या 1/R इक्वल्स टू होगा ये 3 2 5 5/18 या R इक्वल टू होगा 18/5 ओम, मतलब 5 3 15 3.6 ओम आएगा। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू हुआ 3.6 ओम, 3.6 ओम ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। अब इसके बाद दूसरी शर्त में कह रहा है, ये तो ए और बी के बीच हम टोटल रेजिस्टेंस बता दिए 3.6 3.6 ओम। अब इसके बाद देखेंगे कि जो दूसरी शर्त दे रहा है 4 वोल्ट का और 0.4 ओम का, तो परिपथ में बहने वाली टोटल हम धारा देख लेंगे। अभी बता सकते हैं परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। ये तो ऊपर वाला जो है सब कितना है 3.6 ओम है, लेकिन नीचे भी तो रेजिस्टेंस लगा है 0.4 ओम का, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा ध्यान देना। सप्लाई का वोल्टेज तो हमें 4 वोल्ट मालूम है, तो अब ये तो पहला क्वेश्चन रहा ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध हम 3.6 ओम लाए। अब देखो सप्लाई का टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट दे रहा है और टोटल हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। टोटल रेजिस्टेंस देख रहे हैं कितना है, टोटल रेजिस्टेंस है 3.6, तो ऊपर वाले सर्किट में सबका हो गया तुल्य प्रतिरोध, लेकिन ये सेल का भी इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 0.4 ओम उसमें जोड़ना पड़ेगा और ये सब श्रेणी क्रम होगा। तो कहने का मतलब ये दूसरा है परिपथ सेल सहित, परिपथ का मतलब सेल सहित, परिपथ का मतलब सेल सहित, परिपथ का मतलब सेल सहित परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध R इक्वल टू 3.6 प्लस 0.4 या R इक्वल टू होगा 4.0 ओम। देखो जितना सर्किट है सेल सहित सबका प्रतिरोध कितना हो गया तो 4 ओम। परिपथ में बहने वाली कुल धारा का हम पता कर लें पहले। परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा I इक्वल टू या E/R लिखेंगे, मतलब सप्लाई का टोटल वोल्टेज ही और R का मतलब परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो I इक्वल टू ये हुआ E के जगह पर 4 दिया है वोल्ट और R का भी मान 4 है, तो धारा I इक्वल टू होगी 1 एम्पियर। परिपथ में कुल धारा, परिपथ में टोटल करंट 1 एम्पियर की रहेगी, लेकिन अब 1 एम्पियर में देख रहे हैं कि कुछ धारा ऊपर वाले भागों से मतलब I1 I2 का हमें मान बताना है, क्योंकि कहा है कि विभिन्न परिपथों में विभिन्न शाखाओं में बहने वाली धारा का हमें पता करना है। I1 का मान बताना है, I2 का भी मान बताना है। I तो हम जान गए कि टोटल धारा 1 एम्पियर की होगी, 1 एम्पियर में से कुछ धारा ऊपर वाले भागों से होती हुई बहेगी मतलब I1, और उसमें से कुछ धारा नीचे वाले भागों से मतलब AD/B में बहेगी I2, उसका अलग अलग मान ज्ञात करना है। तो अलग अलग मान ज्ञात करने के लिए तो थोड़ा ध्यान देना होगा। हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना चाहेंगे और किरचॉफ के प्रथम नियम में बताए थे हम परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा इक्वल टू 0 बताया गया था। तो इसमें देखो ये I संधि की ओर और I1 I2 संधि से दूर जा रही हैं, तो ये I जो होगा I1 प्लस I2 के बराबर होगा किरचॉफ के प्रथम नियम से। नहीं देख रहे संधि की ओर धारा आई जा रही है, I1 I2 संधि से दूर निकल रही है धाराएं, तो इन तीनों धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा यहाँ। तो I1 दूर, I2 भी दूर जा रहे हैं, इसलिए दोनों धाराएं माइनस होंगी, I प्लस होगा, तो माइनस दूसरी ओर जाकर प्लस हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2। समीकरण नंबर 1 ध्यान देंगे।
I1 प्लस I2 बराबर, यहाँ एक लिख लें तो बात आ जाएगी समझ में। बोलो, अरे एक तो ये I है, टोटल धारा I1 एम्पियर तो हम लाए हैं। यहाँ देखो I1 प्लस I2 बराबर I, यही यहाँ ये पर है, दोनों धाराओं का योग I के ही बराबर होगा। I का मान 1 एम्पियर है तो I1 प्लस I2 बराबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। यदि हम I1 का पता कहीं से कर लें या I2 का मान निकाल लें तो दोनों में से एक मालूम होगा, तुरंत हम बता लेंगे। अब इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम में थोड़ा ध्यान देंगे। हम बताए थे परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आर इक्वल्स टू सिग्मा ई। हम बताए थे। यहाँ दो बंद पास की बात हम कर रहे हैं। बंद पास से पहला है और ये बंद पास है दूसरा, इसको हम बंद पास तीसरा कर लेंगे। एक चीज और हम बताए थे कि चलने की दिशा, यदि क्लॉकवाइज चल रहे हैं सभी बंद पासों में तो क्लॉकवाइज ही चलेंगे, और यदि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं सभी बंद पास में तो हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ही चलेंगे। तो मान लो हम इस दिशा में चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो इसमें भी बंद पास 2 में भी दिशा वही होगी और ये बंद पास 3 में भी दिशा क्या होगी, वही होगी। अब बंद पास 1 का नाम जान रहे हैं क्या है? ADCA बंद पास 1 है। तो बंद पास ध्यान देंगे, ये बंद पास ADCA में, बंद पास ADCA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। I1 जो धारा है उसका संगत प्रतिरोध क्या है, 3 ओम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3I1 लिख लें और I3 तो 0 है, I3 का संगत प्रतिरोध है 10 ओम। यदि I3 का कुछ मान दिया रहता तो हम 10 में गुणा करके यहाँ जोड़ते, लेकिन I3 0 है इसलिए 0 का गुणा करेंगे 10 में तो गुणनफल 0 होगा, तो 0 को लिखें या ना लिखें। लेकिन ये देखो ये 2 ओम जो प्रतिरोध है उसकी संगत धारा क्या है, I2 है, और चलने की दिशा धारा की ठीक विपरीत होगी। जैसे देखो मैं ऐसे चल रहा है, ऐसे आ रहा है और I2 की दिशा ये है, तो दिशा जब विपरीत होगी तो चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। मतलब यहाँ -2I2 इक्वल्स टू, इस बंद पास में बता सकते हैं कोई सेल है, कोई सेल नहीं है, इसलिए विद्युत वाहक बल क्या हो गया, तो 0 हो गया। अब इसमें 3I1 -2I2 इक्वल्स टू 0, तो 3I1 इक्वल्स टू 2I2 हो गया। अब बताओ कि I1 इक्वल टू क्या होगा, I1 इक्वल टू 2/3I2। अब यह I1 का जो मान देख रहे हैं I2 के पदों में समीकरण नंबर 1 में रख लिया जाए तो हमें I2 का पता चल जाएगा। यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ध्यान दो, समीकरण नंबर 1 है I1 की जगह पर 2/3I2 प्लस I2 और इक्वल्स टू 1। तो इसका एलसीएम ले लिया जाए 3, ये 2I2 प्लस 3I2 इक्वल्स 1 हुआ, ये 3 और 2 5I2 इक्वल्स टू 3, या I2 इक्वल टू 3/5। या देखो इसको हम 10 पॉइंट में भी बदल सकते हैं, I2 इक्वल्स टू 0.6 एम्पियर। तो I2 तो आ गया 0.6 एम्पियर, तो यही I2 का मान समीकरण नंबर 1 में जब रखेंगे, चाहे 2 में रखेंगे, तो हमें I1 का भी मान आ जाएगा। I2 इक्वल टू 3/5 इसमें रखने पर I1 का मान आ जाएगा। तो I1 इक्वल टू, तो देख रहे हैं I1 है 2/3I2, तो I1 जो धारा होगी 2/3I2 का मान यहाँ से 3/5, 3/5 लिखेंगे तो 3 से 3 तो कट जाएगा, 2/5 होगा I1 2/5
या I1 इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर। तो कहने का मतलब क्वेश्चन में ध्यान देंगे, पहले तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध पूछा था, जो हम निकाले कितने ओम का, ए और बी के बीच देख रहे हैं तुल्य प्रतिरोध 3.6 ओम। उसके बाद कहा था सवाल में कि यदि इस परिपथ में 4 वोल्ट की सप्लाई लगा दें जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम हो, तो परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं का मान क्या होगा। तो देखो परिपथ के विभिन्न मान, तो ये 3 ओम में धारा I1 होगी, 6 ओम में भी वही होगी, तो 3 ओम में I1 0.4 एम्पियर, 6 ओम में भी वही धारा होगी 0.4 एम्पियर, 2 ओम में धारा I2 है तो I2 का मान 0.6 एम्पियर, ये 4 ओम में भी I2 धारा है 0.6 एम्पियर, और इस संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज बना था इसलिए 10 ओम में कोई धारा नहीं होगी, क्योंकि चतुर्भुज के संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात क्या है, बराबर है। ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसलिए इस परिपथ के विकर्ण में जिसमें गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है उसमें कोई धारा नहीं। तो अब इसको ध्यान देंगे, क्वेश्चन ऐसा और दिया होगा, ये भी बहुत आसानी क्वेश्चन था, जटिल क्वेश्चन नहीं था। ये जो लेसन समाप्त हुआ इलेक्ट्रिक वाला, इसमें 1 से क्वेश्चन पड़े हुए हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी। लिखना है इसको है? तो इस लेसन में और कोई अब इसके बाद क्वेश्चन और है क्या है, अगला लेसन शुरू किया जाए। सभी लोग ध्यान देंगे, जैसा कि हम ये बता रहे थे तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक का पूरा जितना चल रहा था स्थिर वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, पहले लेसन से लेकर और यहाँ तक सब बताया गया। आज हम तुम लोगों को बताना चाहेंगे गतिमान आवेश यूनिट, और दूसरा शुरू हो रहा है इलेक्ट्रिक के बाद मैग्नेट। तो मैग्नेट में ध्यान देंगे, जैसा कि हम शुरू में ही तुम लोगों को बताए थे कि आवेश क्या होता है, बताया गया था द्रव्य का वह गुण जो वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सके, वैद्युत आवेश कहलाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। तो अब बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत प्रभाव कब दिखाएगा और चुंबकीय प्रभाव कब दिखाएगा। आवेश यदि स्थिर है तो वैद्युत प्रभाव, यदि आवेश को गतिमान करा दें तो वो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा, जैसा कि इस लेसन का नाम ही है गतिमान आवेश एवं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। आवेश जब गतिमान कराएंगे, इसमें प्रयोग भी है, वैज्ञानिक ओरस्टेट के अनुसार भी तुम लोगों को हम बताएंगे। वैज्ञानिक ओरस्टेट ने अपने प्रयोग में एक कुंडली लिया था और एक धारामापी लिया था, एक चुंबक भी लिया था, वायर भी लिया था, लेकर प्रयोग कर रहा था। यह साधारण प्रयोग है, यदि हम एक चालक लेकर उसमें धारा प्रवाहित कर दें और उसके पास यदि चुंबकीय सुई को रखते हैं तो धारा जब प्रवाहित कराएंगे तार में तो चुंबकीय सुई जिस दिशा में रहेगी उस दिशा से विक्षेपित हो जाएगी। इसका मतलब प्रयोग द्वारा भी पता चल रहा है कि वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, मतलब आवेश गतिशील हो रहा है। धारा बहेगी मतलब आवेश का क्या होगा, प्रवाह होगा। आवेश प्रवाह की समय दर को ही विद्युत धारा कहा गया। तो देखो हम मान लेते हैं एक कंडक्टर ले रहे हैं, ये चालक है, वायर है, और इसमें धारा हम प्रवाहित कर दे रहे हैं आई, मतलब मान लो हम कुछ आई बराबर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं और इसी में एक चुंबकीय सुई रख दे रहे हैं। तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो यह चुंबकीय सुई बिना धारा प्रवाह के चुंबकीय सुई की स्थिति जो थी धारा प्रवाहित करने के बाद चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ऐसा तुम लोग भी देख सकते हो। धारा प्रवाहित कराकर इस चालक तार के निकट जब वैद्युत धारा प्रवाहित कराकर चालक के निकट जब चुंबकीय सुई रखते हैं तो चुंबकीय सुई अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है।
अब बात यहाँ आती है कि चुंबकीय सुई क्यों विचलित हो जा रही है। तो इसलिए विचलित हो जा रही है कि जो धारा का प्रवाह हो रहा है, आवेश गतिशील हो रहा है, उसके प्रभाव से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। अब बिना मैग्नेटिक फील्ड, बिना चुंबकीय क्षेत्र का तो ये चुंबकीय सुई अपने स्थान से विक्षेपित नहीं होती। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर जब चुंबकीय सुई को हम स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, चाहे चुंबक को लटकाते हैं, तो देखा जाता है कि वो चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, क्योंकि पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा शक्तिशाली चुंबक है। यदि पृथ्वी शक्तिशाली चुंबक नहीं रहता तो फिर वो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं ठहरती। तो चुंबकीय सुई कहाँ रखी गई है? पृथ्वी पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी है, लेकिन जब धारा प्रवाहित कराएंगे तो हो सकता है चुंबकीय सुई अपने मार्ग से क्या होगी? विचलित हो जाएगी, क्योंकि धारा के कारण, गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है और उसी चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय सुई रखा गया है, तो धारा के प्रभाव से अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ये प्रयोग द्वारा देखा गया है। अब बात है कि ये धारा के कारण कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इस बात का हमें पता करना है। बताएंगे बायो सेवर्ट का नियम, जैसा कि कक्षा 10 में पढ़े होंगे। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे और यहाँ भी हम वही चीज बताएंगे। गतिमान आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम ध्यान देना, बायो सेवर्ट का नियम। देखो, वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मिलकर गतिमान आवेश मतलब वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो हम मान लेंगे, माना कि एक चालक है जिसमें I एम्पीयर की वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और इस चालक से कुछ दूरी पर, मतलब स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B का अध्ययन करना है। और ये जो चालक, यहाँ एक अल्पांश लंबाई हम ले लेते हैं, चालक की अल्पांश लंबाई डेल्टा L है और चालक की अल्पांश लंबाई से बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच एंगल थीटा बन रहा है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, चूंकि चालक की अल्पांश लंबाई है, तो अल्पांश लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह भी अति सूक्ष्म होगा। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कुछ बातों पर निर्भर करेगा, ध्यान देना। नंबर 1, B समानुपाती I। कहने का मतलब चालक में जितना ही अधिक से अधिक धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही क्या होगा? अधिक से अधिक उत्पन्न होगा, प्रयोग द्वारा देखा गया है। तो B समानुपाती I का मतलब चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। और दूसरे नंबर पर ध्यान देना है, ये B समानुपाती ये डेल्टा L, चालक की जो लंबाई है जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का भी मान बढ़ता जाता है। तीसरे नंबर पर आते हैं, तीसरा जो पॉइंट है B समानुपाती साइन थीटा। कहने का मतलब चालक से उस बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण की ज्या के समानुपाती उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, मतलब B समानुपाती साइन थीटा। और दूसरे नंबर पर, अगले नंबर पर B समानुपाती 1/r²। चालक से जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएं तो देखते हैं प्रयोग द्वारा कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? घटता जाता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन नियमों को यदि एक साथ हम लिखते हैं, इन नियमों को एक साथ लिखने पर, इन नियमों को एक और साथ लिखने पर, इन नियमों को एक साथ लिखने पर B समानुपाती, ध्यान देंगे, B समानुपाती होगा I डेल्टा L साइन थीटा और अपान ये होगा r²। या B = लिखना चाहें तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा और वह कांस्टेंट है, ध्यान देंगे, μ0/4π इंटू I डेल्टा L साइन थीटा अपान r², जहां μ0/4π एक नियतांक है, जहां
म्यू 0/4 पाई एक नियतांक है, कांस्टेंट है, एक नियतांक है जिसका मान 10⁻⁻7 होता है। अब इसमें तथा म्यू 0 जान रहे हैं क्या है, नॉट म्यू या म्यू 0, तथा नॉट म्यू निर्वात अथवा वायु, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता। इसके पहले तुम लोगों को हम वैद्युतशीलता बताए थे नॉट एप्सिलॉन को, और यहाँ क्या है, नॉट म्यू है, वायु की चुंबकशीलता है। चुंबकशीलता की भी परिभाषा इसी लेसन में हम आगे बताएंगे तुम लोगों को। तो ध्यान देंगे बायो सेवर्ट नियम में B = नॉट म्यू/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। नॉट म्यू/4 पाई ये कांस्टेंट है जिसका मान 10⁻⁻7 होता है, और नॉट म्यू, जिसमें नॉट म्यू जो है निर्वात अथवा वायु की क्या है, वो चुंबकशीलता है। और ये पाई तो जान रहे हैं, पाई ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जिसका मान 22/7 3.14 तुम लोगों को बताया गया होगा। इसमें देखो अब ये जो नॉट म्यू है इसका मात्रक और बीमा की भी बात आएगी कि नॉट म्यू जो निर्वात की अथवा वायु की चुंबकशीलता है उसका मात्रक बीमा क्या होता है। और इसके बाद तो देखेंगे ये नॉट म्यू और ये नॉट एप्सिलॉन में संबंध क्या होता है, एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें इसको। देखो अब इसके बाद ध्यान देना म्यू 0 जो देख रहे हैं नॉट म्यू, उसका मात्रक बीमा। ये नॉट म्यू का मात्रक एवं बीमा। अभी तुम लोगों को हम B = बताया है नॉट म्यू/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर बताया गया है। तो इसमें आई जो है, आई का मतलब वैद्युत धारा, डेल्टा एल चालक की लंबाई है उसका मात्रक मीटर, साइन थीटा का इसमें कोई मात्रक नहीं लेंगे, साइन थीटा का जो मान आएगा वो बिना मात्रक का होगा, आर स्क्वायर दूरी है मात्रक मीटर स्क्वायर, और ये बी चुंबकीय क्षेत्र है, कक्षा 10 में पढ़े होंगे, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या उसको गॉस भी कहा जाता है या टेस्ला भी कहा जाता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब तो हमें इसी से है। तो म्यू का मात्रक इक्वल्स टू, म्यू का मात्रक इक्वल टू, ध्यान देना, B इंटू आर स्क्वायर का मात्रक और अपान आई इंटू डेल्टा एल का मात्रक। B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, मात्रक होगा न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और इंटू आर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर, और ये आई धारा इसका मात्रक तो होगा एम्पियर, और डेल्टा एल तो ये मीटर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका ये हुआ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ध्यान देना ये नॉट म्यू मतलब निर्वात अथवा वायु की जो चुंबकशीलता है उसका मात्रक हुआ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल जो फार्मूला होगा, बीमीय सूत्र होगा इसका, तो म्यू 0 या नॉट म्यू का बीमीय सूत्र, नॉट म्यू का बीमीय सूत्र। तो न्यूटन चूंकि बल का मात्रक है, और बल की बीमा तो जानते हैं कि m/L(T-2) द्रव्यमान गुणित त्वरण, और एम्पियर का होगा ये पर 2, तो यह होगा m/L(T-2) और ये माइनस ये होगा 2। नॉट म्यू का बीमीय सूत्र। अब ये म्यू नॉट का मात्रक और म्यू नॉट म्यू का बीमीय सूत्र। इसके बाद देखेंगे अभी
निर्वात की जो चुंबकशीलता है नॉट म्यू, और निर्वात अथवा वायु की जो वैद्युतशीलता हम बता चुके हैं पिछले लेसन में एप्सिलॉन 0 या नॉट एप्सिलॉन में संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। नॉट एप्सिलॉन तथा नॉट म्यू में संबंध, नॉट म्यू में ये संबंध संबंध, तो ये पिछले लेसन का है। नॉट एप्सिलॉन निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता और ये है चुंबकशीलता, क्या संबंध होता है देखना है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1/4 नॉट एप्सिलॉन के इक्वल्स टू, इसका मान तुम लोगों को 9 × 10⁹ बताया गया था, जिसमें k का मान 1 बताया गया था। निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है 1 एप्सिलॉन 0 नॉट एप्सिलॉन, निर्वात अथवा वायु की वह क्या है, विद्युतशीलता है। और अभी तुम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हो गया 1। अब नॉट μ/4 इक्वल्स टू बताया गया है कितना, अभी 10⁻⁻7 बताया है, समीकरण नंबर ये हुआ 2। इसमें देखो ये 4π कैसे कैंसिल होगा, 4π को हमें कैंसिल करना है, कैसे होगा ये देखना है, तो भाग देना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 में 2 की भाग देकर संबंध बताएंगे, समीकरण नंबर 1 में 2 की भाग, तो भाग देंगे इसमें, भाग देंगे इसके, तो ये चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और ये होगा 1/नॉट म्यू इंटू नॉट एप्सिलॉन, और यह इक्वल टू हुआ 9 × 10⁻9/10⁻⁻7 या एप्सिलॉन इंटू नॉट म्यू, नॉट एप्सिलॉन इंटू नॉट म्यू इक्वल्स टू हुआ, देखो ये 1/, है तो इसको भी तो हम चेंज कर सकते हैं, क्या होगा ये, तो 1/, हो जाएगा 1/, ये टोटल नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो इसको हम जैसे ये सीधे ले जा रहे हैं तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 9 7 16 हो जाएगा, होगा, जैसा कि ध्यान दो यहाँ, इसको तो 1/, ऐसे है तो इतना है, इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 9 × 10 इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये 9 7 16/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको। तो जब इसका व्युत्क्रम हम कर रहे हैं तो इसका भी व्युत्क्रम कर दिया जाए, तो ये 1/, हो जाएगा 1/9 × 10⁻16, और चूंकि जान रहे हैं नॉट एप्सिलॉन इंटू नॉट म्यू इक्वल्स टू 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, तो ये 3 × 10⁸ क्या है, तो प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट। c इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यह है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो 3 × 10⁸ की जगह पर हम प्रकाश की चाल c लिख सकते हैं, नॉट एप्सिलॉन इंटू नॉट म्यू इक्वल्स टू 1/c², या हमें c इक्वल टू देखना चाहें, c इक्वल टू तो ध्यान देंगे √ हो जाएगा, √1/ ये नॉट म्यू इंटू नॉट एप्सिलॉन। देखो यदि नॉट एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 का मान यदि हमें मालूम है तो इस फार्मूले द्वारा हम प्रकाश की चाल बता लेंगे। अब बताओ यहाँ c², यदि हम कोई पूछ दे कि नॉट एप्सिलॉन इंटू नॉट म्यू का मात्रक क्या होगा, तो क्या बताओगे तुम लोग, क्या बताओगे यहाँ, तो 1/c² मतलब प्रकाश की चाल के वर्ग का व्युत्क्रम है, तो मीटर² से 1/मीटर² तो सेकेंड स्क्वायर को हम ऊपर भी लेकर चले जाएंगे, सेकेंड² होगा इसका, √ लगा देंगे तो सीधे उसका वर्गमूल ले लेंगे, स्क्वायर है तो ऐसे ही पूछता है।
कि नॉट एप्सिलॉन इंटू नॉट म्यू का मात्रक होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो 4 ऑप्शन देगा, जो सही होगा करना होगा। नोट कर लो। तो 55 मिनट हो गया क्या? उसको ऑफ कर दो। टाइम क्या हो रहा है?